Good morning, class 4th students. Welcome again to your social studies classes, which is your GK classes, which is your SST classes. Okay, so class 4th, we are studying lesson number 22 in your subject. ठीक है? And in lesson number 22, we had studied till fundamental rights. ठीक है बच्चों, so to study further you should open the book and come to page number 147. सारे बच्चे सबसे पहले पेज नंबर 147 पे आ जाएंगे. चलो बच्चों, हम लोग लेसन नंबर 22 पढ़ रहे हैं और लेसन नंबर 22 में हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं? अबाउट आवर गोल्स, आवर राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. तो हम लोगों ने बेटा पिछले क्लास में फंडामेंटल राइट्स तक पढ़ लिया था. ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, हम लोगों ने 7 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा. चलो, फेस द फैक्ट में क्या लिखा था? Besides these fundamental rights, we also have a right to vote. All citizens of India who have completed 18 years of age can vote. तो हम लोगों ने 7 फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे ना, उसमें हम लोगों ने कौन कौन से राइट्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से अधिकारों के बारे में पढ़ा था? थे वो कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू चूज वंस रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू एजुकेशन. तो इन 7 राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा था. और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि हमारे पास एक और मौलिक अधिकार हमारा है ये, कि हम अगर 18 साल के हो जाते हैं तो आपको वोट करने का हमारे देश में अधिकार है, अपने नेता को चुनने का आपके अधिकार है. चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज. अब अधिकार की तो बात कर लिया हमने कि हमारे क्या क्या अधिकार क्षेत्र में है, क्या क्या हमारा हक है, क्या क्या हमारे राइट्स हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट आवर ड्यूटीज, कि हमारे देश के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे. चलो, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी इंजॉय आवर राइट्स. अब हम लोग देश के, हम अपने नागरिक हैं, तो हम लोग राइट्स को अपने इंजॉय तो करते हैं. एट द सेम टाइम उसी तरीके से we are expected to perform our duties. हम लोगों से ये उम्मीद लगाई जाती है कि हम लोग अपने कर्तव्यों को भी अच्छी तरीके से, कर्तव्यों का भी निर्वाह करें towards our society. The following are the fundamental duties mentioned in our constitution. तो कौन कौन से ड्यूटीज़ हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे. चलो, तो पहला क्या है? देखो, to obey the constitution and have a sense of respect for the ideals obtained in it, its institutions, national flag and national anthem. हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि जो हमने संविधान के बारे में आप लोगों को बताया, पढ़ा, संविधान में जो कुछ भी लिखा है उसकी हम रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें, उनके रूल्स को, रेगुलेशंस को, लॉज को हम माने. ठीक है. और हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें ये भी बताया गया है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि पार्लियामेंट हाउस हो गया ना, राज्यसभा है, लोकसभा है, जो भी हमारे सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो, उसका भी, हमारे नेशनल फ्लैग, हमारा जो झंडा है, ठीक है, उसका, और नेशनल एंथम की भी हम रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें. ठीक है. कभी भी हम झंडे को अपना नीचा ना होने दें. कभी अगर झंडा वगैरह, अगर हम छोटे छोटे झंडे आप लोग जो लेकर के आते हो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे में स्कूल, अगर वो कभी देखते हो आप नीचे ज़मीन में पड़ा है, तो उसको आप अच्छे से उठा करके अच्छे जगह पे उसको डिस्पोज करो. कभी भी उसकी रिस्पेक्ट खराब मत करो. तो ये हो गया आपका पहला मौलिक कर्तव्य. दूसरा क्या है? टू फॉलो दोज आइडियाज विच हैड इंस्पायर्ड द नेशनल मूवमेंट. देखिए, हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत लोगों का सहयोग है. बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे फोरफादर्स थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, तब हमें जाकर के कहीं आज़ादी मिली है और आज हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं. नहीं तो हम भी किसी के अंडर में रहते, किसी के रूल में रहते और हम अपने तरीके से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते. तो हमारे जो फोरफादर्स हैं,
जिन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, हमारे देश को आज़ाद कराने में इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने आप को फांसी पे चढ़ा दिया है ना, अपने जीवन खत्म कर दिया। अब हमारे देश को आज़ाद कराते कराते हम उनकी भी रिस्पेक्ट करें, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको हम समझें, उनको रिकॉग्नाइज करें और उनको हम लोग याद करें। तो ये हमारा हो गया दूसरा ड्यूटी, ठीक है, ये हमारा दूसरा कर्तव्य है। चलो तीसरा क्या है, टू डिफेंड द सोवरेनिटी, हार्मनी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, हमारा देश जो है वो शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि हमारे देश में एकता है। भले ही हम लोग अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग पहनावे वाले लोग रहते हैं, अलग अलग खाना खाने वाले लोग हैं, लेकिन हम सब मिल करके अपने देश को एकता और बल देते हैं, है ना। हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, ये जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये भी हमारा कर्तव्य है कि हम एकता बनाए रखें अपने देश में। चलो फोर्थ क्या है, टू डिफेंड द कंट्री एंड परफॉर्म नेशनल सर्विस व्हेनेवर नीडेड। अच्छा, हमारे देश को बचाने के लिए, डिफेंड मतलब होता है बचाने के लिए, जब भी हमारे देश पर अगर कोई बाहरी आक्रमण करता है तो हमारे देश को जो भी बचाने के लिए हम कर सकते हैं वो काम। और नेशनल सर्विस मतलब होता है जो हमारे देश के लिए जो हमारा कर्तव्य है, जब भी हमसे अगर कोई मांगे, अगर हमें ज़रूरत पड़े कि हमें ऐसा करना चाहिए तो हमें उसको करना चाहिए, ठीक है। ये भी हमारा ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है। चलो फिफ्थ क्या है, टू ओवरकम द रीजनल, सेक्शनल, रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखिए, हम लोग अलग अलग रीजन्स पे रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स पे रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई महाराष्ट्रियन है तो उसको ये बात नहीं सोचना चाहिए कि कोई बिहारी है तो महाराष्ट्र में वो आकर के नहीं रह सकता है, या फिर बिहार में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई महाराष्ट्र में है तो हमारे स्टेट में आकर नहीं रह सकता है। अरे भाई, आप हमारे देश के पार्ट हो, हम पूरे देश में कहीं पर भी रह सकते हैं। इस चीज़ को इस भेदभाव को दूर करना चाहिए, हमारा काम ये, इस भेदभाव को दूर करना हमारा काम है। सेक्शन बेस्ड जो सोसाइटी है हमारी, ठीक है, जैसे सेक्शन बेस्ड सोसाइटी हम लोगों ने कब पढ़ा था, हिस्ट्री में पढ़ा था। जो 4 हमारे वर्ण थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इनके बीच में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रिलीजियस बेस्ड पे, धर्म के बेस्ड पर कोई नहीं डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो है, लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज रिलेटेड, अब अलग अलग भाषाओं को बोलने वाला हमारा देश है, तो इस पर बेस्ड भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी, और हमें अपने अंदर एकता की और भाईचारा, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे का हमारे अंदर समावेश होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, ठीक है। जैसे आप घर में अपने भाई बहन को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हो, उनसे मारपीट नहीं करते हो, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, आप उनकी मदद करते हो, उसी प्रकार से हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या है, टू प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट। अच्छा देखिए, हमारा जो नेचर है वो कितना खूबसूरत है ना, और नेचर से हमें क्या कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। अगर नेचर में ऑक्सीजन नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, मर जाते हैं बिना सांस लिए, है ना। नेचर से अगर हमें लकड़ियाँ नहीं मिलती तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। पेपर, लकड़ियों पे कितनी इंडस्ट्रीज बेस्ड है ना, पेपर वहाँ से बनता है और लकड़ियों से फर्नीचर बनता है और बहुत सारा काम होता है। उसी तरीके से अगर हमें खाना नहीं मिलता, अनाज नहीं नसीब होता तो हम लोग मर जाते, पानी नहीं मिलता तो भी हम लोग मर जाते। तो नेचर, हमारी प्रकृति जो है वो कितना कुछ हमें देती है, तो जब प्रकृति हमें कुछ देती है तो हमें भी तो उसको बदले में कुछ देना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें अपनी प्रकृति को क्या हम दे सकते हैं, जो हमारी प्रकृति है अगर हम उसको स्वच्छ रखें, अपने वातावरण को शुद्ध रखें, जो हमारा नेचर है उसको अगर पॉल्यूटेड ना करें, पॉल्यूशन ना क्रिएट करें, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रकृति को अच्छे से उसको हम लोग हेल्प कर पा रहे हैं, हम लोग प्रकृति को गंदा नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा, हमको ये काम करना चाहिए कि हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो नेक्स्ट है, टू रेस्पेक्ट द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर एंड कीप इट अलाइव। अब हेरिटेज मतलब होता है हिस्टोरिकल प्लेसेस, वो जगह जहाँ पर कोई ना कोई ऐतिहासिक घटना घटी है
या फिर ऐसी जगह जहाँ पे कोई ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट बना है या फिर वो इतिहास में बहुत ही ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है, तो वो हमारे देश का हेरिटेज होता है। जैसे कि ताजमहल, अब हमारे देश में जो ताजमहल है वो एक हेरिटेज पॉइंट है हमारे देश का। वहाँ पे दूर दूर से टूरिस्ट ताजमहल को देखने आते हैं, क्योंकि ताजमहल को 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी रखा गया था। ठीक है, वो एक अद्भुत ही मिनरेट है। ठीक है, तो हम अब कोई जाकर के ताजमहल पे थूक दे, है ना, या फिर उसको गंदा कर दे, ठीक है, तो ये काम हमको नहीं करना चाहिए। हमें अपने हेरिटेज को बचा करके रखना चाहिए और उसको अच्छा करना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिव अप वायलेंस। अच्छा, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सभी की प्रॉपर्टी जो है, पूरे देश की जो प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे जो सीट्स होते हैं जिसमें आप बैठ करके वेट कर सकते हो, वो क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। आप नल में से पानी भरते हो तो वो क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा प्राइवेट नहीं होता है, अकेले का नहीं होता है, उसको हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का बर्बादी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि सीट पे हम जाकर के बैठे, हमारा काम हो गया तो हम उसको तोड़ फोड़ करके आगे बढ़ गए कि दूसरा कोई ना बैठ पाए, ऐसा आपको नहीं करना है। वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो सबके लिए काम आती है, तो आपको उसको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, सेफ्टी प्रदान करना चाहिए। चलो, एंड गिव अप वायलेंस मतलब होता है हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट अपने आप में, अपने देश के भाई बहनों के बीच में, घर में, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं। चलो, टू डेवलप अ सेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमैनिज्म, क्यूरियोसिटी एंड रिफॉर्म। हमें अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि अगर हमारा देश भारत है, जो जितना भी इसका एरिया है ना, और जो भी पॉपुलेशन है, तो वो इस हमारे देश की पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया में ही रहेगी। ये नहीं कि लड़ाई करके कहेंगे कि तुम किसी और दूसरे देश में जाओ, है ना। इस चीज़ को डेवलप करना चाहिए हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, जिसको हम लोग ह्यूमैनिज्म कहते हैं, है ना। इंसानियत मतलब होती है, जो इंसान होता है वो उसके अंदर दया भाव होता है, वेरी काइंड होता है ना, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन होता है। तो हमें दयालु तरीके का होना चाहिए, दयालु व्यक्तित्व का होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हमें अपने आप को हमेशा ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहिए, हमें अपने आप को हमेशा बढ़ाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, एंड रिफॉर्म, और हमें हमारे अंदर हमेशा बदलाव लाना चाहिए जो हमारे देश के लिए अच्छा है। चलो, नेक्स्ट क्या है, टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल फील्ड्स ऑफ पर्सनल एंड सोशल एक्टिविटीज़। हम जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, हमारा जो भी ऑक्यूपेशन है, हमारा जो भी प्रोफेशन है, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है, उसमें हमें हमेशा बढ़ना चाहिए और हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये भी आपका ड्यूटी है। चलो, एवरी इंडियन हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन should provide opportunities for education to his or child between the age of 6 to 14 years. Very important. हमने आप लोगों को पढ़ाया था ना, राइट टू एजुकेशन में हर वो हमारे देश का बच्चा जो कि 6 वर्ष से ऊपर का और 14 वर्ष से नीचे का है, उसको एक मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार? पढ़ने का मौलिक अधिकार। तो अगर हम हमारे देश में जो माता पिता हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं, उनका ये काम है कि वो आपको इस मौलिक अधिकार का निर्वाह करने में वो आपकी मदद करें, आपसे ये अधिकार वो ना छीने, मतलब आपको वो पढ़ने दें। तो ये भी हमारे देश के लोगों की, पेरेंट्स की, गार्जियन की ड्यूटी है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स। फेस द फैक्ट में देखिए क्या लिखा है, विथ चेंजिंग टाइम्स समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने आपको पहले ही बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन को कभी कभार जब समय हमारे सामने आता है, जब हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो हमें बदलना पड़ता है। एनी मॉडिफिकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी बदलाव अगर आएगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस पहले याद करिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। चलो, जो भी बदलाव आएगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से जानेंगे। द 11th फंडामेंटल ड्यूटी, अब जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है was added in 2002, इसको 2002 में ऐड किया गया था बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और उसके द्वारा
2002 में इस ड्यूटी को ऐड किया गया था। कौन सा? 11th फंडामेंटल ड्यूटी। तो कौन सा 11th फंडामेंटल ड्यूटी? पढ़ लीजिए फिर से। लास्ट वाले 11th वाले फंडामेंटल ड्यूटी में क्या बताया गया है कि जो भी आपके गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनका ध्यान होना चाहिए किसी भी घर में जो उसके बच्चा है उसके ऊपर, कि उसको एक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बीच में उसको पढ़ने का, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए पढ़ने में, ठीक है, उसको उसका अधिकार है पढ़ाई करना। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में। कब ऐड किया गया था? 2002 में, ठीक है। और कौन सा अमेंडमेंट था ये? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। जबकि ये जो राइट आया था, जब ये अधिकार जो आया था वो 2010 में आया था। तो देखिए ड्यूटी पहले ऐड हो गई थी 2002 में, लेकिन अधिकार कब बना? 2010 में। चलो बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये भी पार्ट खत्म हो गया इस चैप्टर का। बस अब एक पार्ट और बचा है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके क्लास, थैंक यू।